सभी श्रोताओं और दर्शकों की सेवा में जोगा सिंह कैद का नमस्कार। दोस्तों, आज रविवार है और आज बारी है रविवार है सहज चर्चा की। इस कार्यक्रम हेतु आज हमने सादर आमंत्रित किया है सरदार सुरेंद्र सिंह ओबेरॉय साहब को, जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। ओबेरॉय साहब, मेरी तरफ से सादर संस्पर्श स्वीकार करें। आपको भी सत श्री अकाल, नमस्कार। धन्यवाद जी। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दें। नाम तो मैंने आपका बता ही दिया है, अभी कहाँ निवास कर रहे हैं आप? मैं फरीदाबाद में हूँ, दिल्ली से 29-30 किलोमीटर हरियाणा में। और ये ऐसा सिटी है जो कि नेहरू जी ने बसवाया था। सारे जो पाकिस्तान से आए थे रिफ्यूजी, उनके लिए ये बसाया था। ये सारा शहर पहले पुराना था, लेकिन अब वो ये यहाँ की मेहंदी बड़ी मशहूर थी, तो अब तो वो सारा बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, छोटी इंडस्ट्रीज है, बहुत बड़ा काम है, मतलब है कि बड़ा अच्छा इंडस्ट्रियल सिटी है। जी जी जी। आगे जानकारी हमारे दर्शकों के लिए मैं चाहूंगा कि आपने कोई सर्विस की या कोई अपना प्राइवेट बिजनेस किया? नहीं, मैंने सर्विस की। मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज से डिप्लोमा किया था, उसके बाद मैंने 4-4.5 साल वहाँ नंगल पाखरा में नौकरी की। उसके बाद मैं रेलवे में आ गया। तो रेलवे में फिर अपने वो सारा बम्बे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और यूपी भी थोड़ा बहुत, और लास्ट में मतलब है कि यहाँ हरियाणा में रिटायरमेंट हो गई। फरीदाबाद में यही मकान बना लिया। अच्छा अच्छा। कब सेवानिवृत्त हुए सर आप? मैं 1995 में हो गया था। उस समय 58 की थी वो, तो रिटायरमेंट? उसमें 58 की रिटायरमेंट थी। 60 बाद में हुई। मैं रिटायर हुआ तो 60 हो गई थी। तो अच्छा। अब मैं हाँ, समझ 86 से ऊपर हूँ, मतलब। हाँ जी, हमें 60 का लाभ मिल गया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। राम प्रताप भाटिया जी नमस्ते कह रहे हैं आपको। अर्जुन देव जी आपको नमस्ते कह रहे हैं, जो स्क्रीन मेरी पे तरफ से भी पब्लिक आते सादर हैं। नमस्कार। हाँ जी। हाँ जी। भगवंत सिंह जी और ब्रिजलाल कुकड़ा जी आपको नमस्ते कह रहे हैं। प्रीतपाल तंवर जी, और सबसे पहले तो आप जुड़े थे, आपके बाद प्रीतपाल तंवर सबसे पहले जुड़े, और बहुत बहुत इनको सबको हमारे धन्यवाद। धन्यवाद जी। आप रेलवे में सर्विस की तो किस पद से सेवानिवृत्त हुए सर जी? मैं सिविल इंजीनियर था, और असिस्टेंट इंजीनियर से यहीं फरीदाबाद से रिटायर हुआ था। और सारी अच्छा उम्र अच्छा। मतलब है कि मैंने रे, रेलवे लाइन ही डाली है। पुल बनाया और रेलवे लाइन डाली है। ओके। नहीं, हाँ, कोई अच्छा पुरानी के साथ डबल लाइन या फिर नई। ये जो आपका अच्छा। बड़ी मजेदार चीज ये है कि मथुरा से अलवर तक की जो रेलवे लाइन है, ये जी। ये 93-94 में 5 में डल गई थी। मतलब है कि उद्घाटन भी हो गया था। पायलट आए थे उन दिनों, उद्घाटन किया था अलवर में उन्होंने। जी जी जी। तो वहाँ मेरा अच्छा मेरा सेक्शन था रामगढ़ टू अलवर। रामगढ़ अच्छा टू अच्छा। अलवर, हाँ जी। रामगढ़ में काफी मेरा अच्छा रहा है, मतलब है कि लोगों से। जी जी जी। तो वैसे तो अपने आदरणीय सरदार सुरेंद्र सिंह जी ओबेरॉय जी, आम जन जो है वो रेलवे के बारे में कोई दो चार आदमियों को ही जानता है। जैसे मान लीजिए टीटी को जानता होगा, या गार्ड को जानता होगा, या कोई जो टिकट दे रहा है उसको जानता होगा। तो ये तो जैसे आपने ये बताई है, तो ये तो बड़ा लंबा चौड़ा फलसफा हो जाएगा फिर। नहीं नहीं, ऐसा है कि रेलवे का जो आदमी, वो आपने का टिकट दे रहा है,
वो टिकट ले भी रहा है, चेक भी कर रहा है, वो भी है। सबसे ज्यादा जिन लोगों को, आमतौर पर लोगों को जो बगैर टिकट के चलते हैं, उनको डर लगता है। वैसे देखा जाए तो वैसे देखा जाए तो ये जो 3-4 फेसेस हैं, स्टेशन मास्टर, ड्राइवर, गार्ड, टिकट चेकर, कंडक्टर, बस यही है तकरीबन जिन लोगों को हम लोग जानते हैं। लेकिन जब मैं था तब तो 16 लाख आदमी थे रेलवे में काम करते हुए। अभी तो 11 के करीब है, 11 लाख के करीब है, काफी कम हो गए हैं, मशीनी सारी चीजें हो गई हैं। और बाकी ये है कि सही बात है कि कौन जानता है कि रेलवे जब चल रही होती है तो उसके नीचे पुल भी है, उसके नीचे पटड़ी भी है, उसके नीचे पहले अपने बैंक बनाए हुए हैं रेलवे के, मतलब है कि वो उनको किया हुआ है, उसके ऊपर पटड़ी और रोड़ी वोड़ी डाल के सारा कुछ उसको वो सारा करते हैं, तब रेल चलती है। लेकिन किसी को ना कोई जानता है, ना किसी को पता है कि उसके पीछे भी कितना कितना परिश्रम करना पड़ता है या क्या करना पड़ता है। ये तो ऐसा है सर, जैसे मैं कहा करता हूँ आमतौर पर कि जैसे ये आपका वो क्या कहते हैं, फिल्म में आमतौर पर 2.5 घंटे की, 2.25 घंटे की फिल्म होती है। आदमी जाता है, पहले 4.25 आने की टिकट होती थी, अब 100-150 से कम है ही नहीं, मतलब है कि 200-400-500 तक टिकटें हैं। जाके उसने देखी और कह दिया कि यार ये बकवास है फिल्म। इसी तरह जैसे ही मतलब है कि आपने टिकट खरीदी इसकी रेलवे की स्टेशन की, गाड़ी लेट होगी तो कह दिया कि यार क्या बकवास है रेलवे की। इसी तरह ये चीजें ऐसी होती हैं। हाँ बिल्कुल। तो एक समझ लो कि एक आदमी जैसे राजेश खन्ना है, राजेश खन्ना ने एक डायलॉग बोला, मैं देश पर अपनी जान दे दूंगा। लोगों ने हॉल में खड़े होकर तालियां बजाई और क्या राजेश खन्ना है, क्या है। लेकिन वो एक डायलॉग के पीछे जो सारा सिलसिला चला है, परिश्रम चला है, या किसने ये डायलॉग लिखा, किसने ये पहले कहानी लिखी, किसने ये स्क्रीन प्ले लिखा, किसने वो डायरेक्टर ने उसको ऐसी सिचुएशन करके दी, वो किसी को कोई पता नहीं। किसी को ये नहीं पता कि डायलॉग किसने लिखा, कहानी किसने लिखी, सिचुएशन ऐसी आई कि वो एकदम ड्रामेटिकली, मतलब है कि लोगों ने खड़े होकर ताली लगानी शुरू कर दी, सिर्फ राजेश खन्ना राजेश खन्ना राजेश खन्ना। इसी तरह ये है कि यहाँ गार्ड, ड्राइवर और स्टेशन मास्टर, बाकी जिन्होंने पीछे वो पटड़ी संभालते हैं, जो ये काम लगे हुए हैं सिग्नल वगैरह में, ऊपर की आजकल तारें आ गई हैं, उनका जो हिसाब किताब करते हैं या करते हैं, इसके लिए बड़ा एक लंबा चौड़ा सारा सिलसिला है। लेकिन सिर्फ 2-3 ही आदमी जानते हैं, और राजेश खन्ना ने वो डायलॉग बोला और ताली बज दैट्स ऑल। जी, वो जो ओबेरॉय साहब, आपने तो हमारे वाली बात से जुड़ती हुई बात कर दी कि हम रेडियो पे जब कार्यक्रम पेश करते हैं, जो माइक के ऊपर है बैठा हुआ, अब मैं कार्यक्रम पेश कर रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है रेडियो पे, और लोग मेरे को जानते हैं कि वाह जोगा सिंह जी ने क्या प्रोग्राम पेश किया, कितने इंजीनियर, कितना ताम झाम पीछे लगा हुआ है, कंट्रोल रूम लगा हुआ है, कितने इंजीनियर लगे हुए हैं, और कितना बड़ा ट्रांसमीटर लगा हुआ है, और वहां कितने लोग काम कर रहे हैं, छोटे से बड़े पद तक के जो है, और तक मिनिस्ट्री तक इसमें इन्वॉल्व होती है, तब जाकर के जोगा सिंह वहां बोलता है। लेकिन नाम तो जोगा सिंह का ही लेते हैं, वो बिल्कुल बात आपकी सही है। बाकी एक और चीज थोड़ी सी मैं और दूसरी भी कहता हूँ, कैमरा है जी, कैमरे के जो पीछे जिसने पिक्चर ली है या एक फोटोग्राफ ली है, स्टिल फोटोग्राफी भी उसका नाम बड़ा है, लेकिन जिसने पिक्चर ली है उसको कोई नहीं जानता। वो तो कैमरे के पीछे है, वो कैमरे के पीछे है, उसका हो सकता है कि थोड़ा बहुत कोई नाम जान ले, लेकिन उसकी शक्ल कोई नहीं पता लगेगी, क्योंकि वो तो कैमरे के पीछे है। तो ये एक सिलसिला ऐसा चल रहा है कि कुछ जो खास काम करने वाले हैं या वो हैं,
वो शायद ही मतलब नजर आते हो। बाकी इतनी बड़ी, जैसे मैं कह रहा हूँ कि 11 लाख की नफरी है रेलवे में, सब कोई अपने 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 काम में लगा हुआ है। अफसर सुबह, बड़े बड़े अफसर सुबह 5 बजे उठ के प्रोग्राम देते हैं कि क्या हुआ, कोई कैसे कैसे आगे करना है, और क्या हुआ वो हुआ, और कैसे आगे करना है वो 5 से 6 7 बजे तक वो सारा निपटा लेते हैं। और हम लोग जी ये जी जी समझते हैं कि अफसर तो मतलब 10 10 बजे तक सोते हैं, वो नहीं है, वो ऐसा काम नहीं है। जी जी। ओबेरॉय साहब, दो चार कमेंट आए हैं, मैं आपकी नजर कर दूं। ओम परक जी रावत सर से सीनियर पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं कमेंट में कि तर्कशील बातों से खूब समझाया, वाकई अनुभव का संवाद हो रहा है। धन्यवाद जी। बहुत बहुत और डूंगराम धन्यवाद। गोडमान जी, कुलदीप पारिक दीप भी आपको नमस्ते कह रहे हैं। जगजीर सिंह मेरी कलाला, तरफ से भी सिंह नमस्ते। हाँ जी। राजेंद्र छिंपा, कुमावत कुमार कुमार, और लाजपत जाखड़, और बबलू चारण, रवि बिश्नोई, और गौरी शंकर नायक, और ओम प्रकाश जी ने आपको फिर से नमस्ते भेजी है, और समीर परिहार जी ने भी। और इसके साथ ही एम.एस. चौहान भी आपको नमस्ते कह रहे हैं। सूबे सिंह मेरी जी भी तरफ से आपको भी। नमस्ते कह रहे हैं। राम प्रताप भाटिया जी भी आपको नमस्ते कर रहे हैं। अर्जुन देव जी भी आपको नमस्ते कर रहे हैं। भगवंत सिंह जी भी आपको सत श्री अकाल बोल रहे हैं। और बाकी और कोई नाम आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। बहुत बहुत आपने धन्यवाद। उबेर साहब, रेलवे के आपने बड़े ये रोचक तथ्य बताए हैं कि जिनकी तरफ आम जन का ध्यान नहीं जाता। हाँ, थोड़ा बहुत जो रेलवे की पटरियां हैं उस पर जो 8 10 आदमी चलते हैं, हथौड़े गेंती वगैरह लेकर के, कोई पेज ढीला है वो कस दिया, कोई कुछ और कर दिया, कहीं कोई कील ढीली हो गई ठोक पीट कर दी, थोड़ा बहुत उसके बारे में जानते हैं। इसके और भी कई रोचक तथ्य होंगे आपके नजर में, कलेक्ट किए होंगे आपने। मैं एक थोड़ा सी बात बताता हूँ। ये तो हुआ कि आपको, आपने ये भी देखा होगा, अब थोड़ा सा ये काम नहीं होता वैसे, कि हथौड़ी लेके वो रेलवे की गाड़ी के नीचे एक एक बक्सा सा होता है, उसको हथौड़ी से मार के देखते हैं वो। ये शायद जो लोग थोड़े से रेलवे के आसपास रहते हैं उनको पता है। वो वो बक्से को, एक्सल उसमें होता है, उसको वो मारते हैं, उससे उनको पता चल जाता है कि ये हॉट एक्सल हो गया है कि ठंडा है, सिर्फ थोड़ी अच्छा। मारने से। और ये एक हम्म। बड़ा अनुभव है, और फिर उसको वो जैसे भी करते कराते हैं, वो बिल्कुल दूसरी चीज है। ये एक इस तरह की चीजें हैं कि जो कि आम लोग नहीं जानते कि ये हथौड़ी क्यों मारते हैं। हथौड़ी हथौड़ी से वो आवाज से पता चल जाता है, फिर वो हाथ लगा के थोड़ा सा देखते हैं कि गर्म है कि ठंडा है, अदरवाइज। अच्छा। हाँ। हम्म। तो बड़ा एक तो ये। जी जी। जो रेलवे लाइन के साइड में जो बक्से होते हैं उनके भी तो आजकल बड़े महत्वपूर्ण यंत्र लगे रहते हैं, जो ट्रेन के ऊपर नजर रखते हैं, चलती ट्रेन पे। हाँ हाँ, यस यस, वो तो है। वो तो पता चल जाता है, मतलब है कि वो यंत्र भी लगे रहते हैं, नहीं कि देखने से ही पता चल जाता है। वहां सामने हाँ। बैठ के वो अपने रोशनी उस पर डलती रहती है, गाड़ी चलती रहती है, उससे पता चल जाता है कि कैसे क्या है, कोई पुर्जा वुर्जा इधर उधर तो नहीं है। जी जी जी। कई लोग बैठ के देखते हैं ना, जैसे आप प्लेटफार्म के पास पहुंचने बस वाली ट्रेन बिल्कुल होती है, बिल्कुल दोनों बिल्कुल साइड वही है। हाँ हाँ। वो उसका खड़का खुड़का चेक करते हैं। हाँ, और फिर बिल्कुल खड़ी सारा गाड़ी उसमें को, पता चल जाता है सारा। हाँ जी हाँ हाँ जी, खड़ी ट्रेन को भी मॉनिटर कर लेते हैं फटाफट। हाँ जी और हाँ जी। कहीं भी कुछ गड़बड़ नजर आई तो उसी समय उसको अटेंड करते हैं। ठीक और ठीक ठीक। इन सारी बातों के बारे में अक्सर हमारे दर्शक जो हैं या यात्री हैं वो नहीं जानते हैं। बहुत सारी रोचक बातें हैं। और कोई बात है इसके बारे में? और इसके बारे में क्या बता सकता हूँ। बाकी ये है कि आजकल तो बड़ा तगड़ा, मतलब है कि सारा सिलसिला हो गया, मशीनीकरण हो गया है, और गाड़ियां बहुत बढ़ गई हैं। मुझे पता है कि मैं जब 1962 63
में आया था, तो आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि दिल्ली से एक जीटी एक्सप्रेस चलती थी, ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस, वो चेन्नई जाती थी बस। साउथ के लिए सिर्फ एक गाड़ी थी उस समय। अब मेरे साथ 15-20 गाड़ियां होंगी। हाँ, अब 15-20 गाड़ियां होंगी। वो सिर्फ एक गाड़ी जाती थी, सिर्फ चेन्नई तक, बंगलौर तक भी नहीं। वो आगे फिर वो आगे छोटी लाइन थी, मतलब मीटर गेज थी, तो उसमें वो जाते थे, सारा कुछ होता था। बाद में फिर एक सदर्न एक्सप्रेस चली, तो कहा यार 2 गाड़ियां हो गई साउथ के लिए, और अब अनगिनत गाड़ियां हैं, अनगिनत गाड़ियां। जी 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 जी। अब एक बार जो कई बार क्या है कि आदमी ध्यान से देखता है ना कोई बात को, जो कार्रवाई हो रही है सामने या कोई घटना घट रही है, तो बड़े रोचक तथ्य सामने आते हैं। और एक तथ्य तो मेरे सामने आया। मैं जो ऊपर से पुल बनाया होता है यात्रियों के जाने आने के हाँ, लिए, ऊपर खड़ा हाँ, था, तो 2-3 ट्रेन आई, कोई 2 इधर से आई, 2 इधर से आई, 4 ट्रेन आ गई। अच्छा, अब वो क्या, ऊपर से देखेंगे तो पूरे प्लेटफार्म के आमने दोनों के बीच में कई रेल पटरियां बनी हुई हैं, और कोई इधर को जा रही है, कोई इधर को उसको क्रॉस करके जा रही है। मेरे को ये बड़ी, मैं सोचता रहा, मैंने कहा ये ड्राइवर जो है इसका, जिसको अपने लोको पायलट कहते हाँ हैं, जी, हाँ जी। इसके हाथ में नहीं है कि मैं किधर को मुड़ूं किधर को ना मुड़ूं। नहीं, उसके मैंने कहा इतनी उसके हाथ इतनी में बिल्कुल नहीं है। हाँ, इतनी पटरियां हैं, और उसको कैसे पता लग जाता है कि मेरे को कौन सी पटरी इस पे ट्रेन को मोड़नी है ना, और किधर चलानी है किधर नहीं नहीं चलानी। नहीं, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, शायद लोगों को और पता होना चाहिए, वैसे शायद ना पता हो, कि ड्राइवर के पास कोई अपने स्टीयरिंग नहीं है उसको मोड़ने के लिए। गाड़ी तो अपने आप पटरी पर चलती है, गाड़ी अपने आप पटरी पर चलती है। गाड़ी को वो तेज कर सकता है, एक्सेलरेट कर सकता है, और उसको ब्रेक लगा सकता है, और कुछ नहीं कर सकता वो, जी कुछ नहीं। हाँ, वो मोड़ना मारना उसका कोई काम नहीं है। वो तो रेलवे में को नीचे कांटा होता है, वो बदलता है, तो उसमें गाड़ी वो इधर लेफ्ट को चलेगी और राइट को चलेगी या सीधी चलेगी, वो अलग चीजें हैं। मतलब जी। ड्राइवर के हाथ में या लोको पायलट के हाथ में कुछ नहीं है कि वो गाड़ी को मोड़ना है, नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। हाँ, जिज्ञासा थी, मैं जब छोटा था तो देखता था, तो मैं चलो आज ये भी समाधान हो ही जाए। तो ये दोनों कंडक्टर यानी कि ड्राइवर, और जिसको कंडक्टर कहते हैं, अपने लास्ट डब्बे में होता है गार्ड। ड्राइवर नहीं, वो गार्ड हुआ, मतलब कंडक्टर हाँ जी। उसको कहते हैं, जो आपके बस। आजकल वो गाड़ियों में, मतलब जो सीटें वीटें वो दूसरे देखते हैं या इस तरह का करते हैं वो काम, मतलब टिकट विकेट का अच्छा सारा। अच्छा, इसमें भी होती है, मैं तो बस वाला ही समझ रहा था। तो दोनों का जो तालमेल है वो बना रहता है। अच्छा, एक जो ट्रेन के पीछे क्रॉस का निशान लगा रहता है, लगभग ये हर डब्बे के पीछे देखा है। ये इसलिए होता है कि जो भी लास्ट का डब्बा है उसमें क्रॉस का निशान होता है, और रात को उसमें बत्ती भी जला देते हैं, लगा देते हैं पीछे। हाँ जी। ये इसलिए है कि आपकी गाड़ी का ये आखिरी डब्बा है। ये अगर ओके। वो बाई चांस किसी समय वो डब्बा कट जाए और वो बिल्कुल बीच में रह जाए, तो स्टेशन वाला जहां से गाड़ी निकल के गई है उसको नहीं पता चलेगा कि क्या हो गया, जब तक कि वो क्रॉस ना हो। वो क्रॉस देखेगा तो समझेगा गाड़ी का आखिर डब्बा निकल गया। अगर वो यानी कि पूरी। पूरी ट्रेन निकल गई, अगर वो नहीं लगा होगा, तो इसका मतलब है कि वो डब्बा कहीं पीछे रह गया। ओके, उसकी फिर तलाश की जाएगी। और इस तरह की चीजें होती हैं कई दफा कि डब्बा कट गया और बीच में रह गया, तो फिर उस गाड़ी को खड़ी करते हैं और पीछे देखते हैं कि कैसे क्या हो गया। ये होता है कई दफा। सही। जी जी जी। तो बहुत ही बढ़िया रोचक तथ्य हैं। अब रेलवे के बारे में तो जितना पूछा जाए कम है, हाँ, क्योंकि इतना बिल्कुल बिल्कुल। अब बहुत। अब अब इस पटड़ी से उतर जाना चाहिए मेरे ख्याल है। हाँ बिल्कुल, काफी रोचक बातें हो गई हैं। और अब आपका हालांकि मेरे हाथ में कोई मोड़ने का अब और स्टेयरिंग नहीं है,
लेकिन फिर भी वो कांटा तो चेंज ही कर सकते हैं अपने, ठीक हाँ है। हाँ यार। अब आते हैं आपके व्यक्तिगत क्रियाकलापों के ऊपर। ये तो आपके कार्य से संबंधित थे। मैंने आपको कई जगह देखा है मीडिया में, फैमिली के लोग बहुत सारे इकट्ठे होते हैं, या कोई काफी गैदरिंग होती है किसी हॉल में या कहीं भी, वहाँ आपको मैंने बहुत देखा है, और आपके प्रोग्राम भी उसके अंदर देखे हैं। और उसमें क्या है कि आप चुटकुले या कोई ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं कि लोग हंस हंस के पेट दुखने लग जाते हैं। नहीं कोई ऐसा तो नहीं, शायद कोई एक आध कोई हो। मैं ज्यादा चुटकुले उसके ज्यादा नहीं सुनाता। मैं तो सिर्फ देखता हूँ आजकल लोगों को नाचते हुए और गाते हुए, अपने सब यंगस्टर्स को। बाकी ठीक है कि फैमिली गैदरिंग्स होती हैं, एंजॉय करते हैं, सारा बड़ा अच्छा लगता है सारा। हाँ, मेरे को सुनने का मौका मिला है, और आज मैं बड़ा खुश हूँ कि रूबरू आपसे मैं बात कर पा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ अच्छा। जी, हाँ जी। हाँ जी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और जैसे ही आपने हाँ कर दी तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरे लिए तो नहीं आज वो रविवार के ऐसा नहीं। 8 बजे मेरे मुश्किल हो गए थे भाई कि कब दर्शन होंगे आपके, 8 बजे जल्दी से जल्दी। हाँ नहीं, कोई नहीं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, ये जो अभी आपकी उम्र कितनी होगी सर, माफ करना मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ। मेरी 86 साल हो गई है सर। अच्छा, मेरे से 20 साल बड़े हैं। आ, आ, बड़े वाली बात तो मुझे नहीं पता लेकिन 20 साल मैंने धरती पर आपसे ज्यादा गुजारे हैं, बस 1.5 साल। हाँ हाँ हाँ, ये बात आपकी बहुत ही अच्छी कही है आपने। ये भी एक बड़ा सुंदर और नया आठवटा चटपटा जवाब हो गया। अच्छा जवाब दिया। मैं दो चार नाम और आए हैं, थोड़ा आपकी नजर कर दूं सर। क्या? अ, हनुमान प्रसाद जी मंगलाव, और पवन कुमार सिंगाठिया जी, और जयप्रकाश जी कनवीर, कालवा रावत सर से देख रहे हैं। जयप्रकाश जी, राजवीर सिंह, राजेंद्र सारस्वत बॉम्बे से आपको देख रहे हैं, और अच्छा लिख अच्छा। रहे हैं कि आपके विचार जो हैं ओबेरॉय साहब जी बहुत ही विचारणीय हैं, और बॉम्बे से देख रहे हैं आपको। राजकुमार यादव जी भी, रणजीत सिंह जी भी, और जगसीर सिंह जी कलाला सत श्री अकाल कह रहे हैं, विकास और जी। वी जलंधरा, और श्रवण कुमार गोयल, और ओम पारिक जी कह रहे हैं कि क्या अनुभव, आप क्या अनुभव नहीं करते, देश में इतनी गाड़ियां हैं और उनसे बचे हिस्से से जोड़ना जरूरी है, और अब तो बुलेट ट्रेन भी आने वाली है अच्छा जी। रामजस डुंगरिया, और सापूनिया मनोज कुमार आपको सत श्री अकाल कह रहे हैं, जय भीम कह रहे हैं, विकास। और इंद्रसेन सहारण, और डूंगर राम गोठवाल जी आपको, कुलदीप पारिक जी आपको नमस्ते कह रहे हैं, और हनुमान प्रसाद जी हो गए, रणवीर कालवा जी भी आपको राम राम कह रहे हैं राम राम जी। राम राम। तो जैसे मैंने गुस्ताखी इसलिए की थी उम्र पूछने की कि इतना हंसमुख चेहरा, और अपना ही नहीं दूसरों को भी हंसाने वाला जो चेहरा है, वो अपने आप में ये एक जवाब है कि आपने इतनी उम्र तक अपने आप को स्वस्थ कैसे रखा है। और मेरा तो एक महावाक्य बन गया है कि स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। आपका तो नजर आया है, तो इसके पीछे क्या राज आप बताएंगे, मेरे जैसे राज आपके तो बूढ़े कुछ आदमी नहीं, को। राज तो कुछ नहीं है। वो तो, वो जब कोई अपने बताने लगता है तो शायद आपने पूछा तो शायद ढूंढना पड़ता है कई दफा भी, यार क्या बताएं, मतलब है कि कैसे क्या होता है। लेकिन वैसे थोड़ा सा जैसे भी मैं एक चीज थोड़ी सी बताऊं कि हर चीज जो है ना, वो एक आप कंट्रोल में रखिए, दैट्स ऑल। डाइट भी, दूसरी चीजें भी,
एक्सरसाइज आम लोग करते हैं कि मैं बड़ी एक्सरसाइज करता हूँ, जिम में जाता हूँ, ये सारी आर्टिफिशियल चीजें हैं। ये बड़ी धारणा गलत है कि एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप हाथ पैर जरूर हिलाए, वो जैसे पहले एक स्कूलों में ड्रिल कराया करते थे, ऊपर हाथ, नीचे हाथ, दाएं हाथ भी नीचे हाथ, पाँव को लगाओ। इतना इतनी की एक्सरसाइज होनी चाहिए कि आपके हाथ पाँव हिले हैं, सारा कुछ हुआ है। आप सैर भी कीजिए, ठीक है, आप स्विमिंग भी कीजिए, ठीक है, लेकिन आप जिम में जाके जो करते हैं वो सारी वही है। आप ये देखिए कि ये सारी जो बनावटी चीजें हैं ये करने की, आप पहलवानों को कितनी उम्र होती है उनकी, उनकी लास्ट की उम्र का क्या हाल होता है, क्यों क्यों होता है वो? आपने सारा कुछ जो किया है वो सारा बनावटी किया है, जरूरत नहीं, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। तो एक तो ये चीज है। मेरे बारे में जैसे कहते हैं तो मैं कहता हूँ कि मैंने कई दफा होता है कि लोग कहते हैं चलो सैर करो सैर करो, तो कल साल में 2-4 दिन की और छोड़ दी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज छोटा मोटा सुबह हाथ पाथ थोड़ा से हलाए, और बाकी इससे ज्यादा नहीं, मैं कभी कभी नहीं की मैंने। खाने में ये दो 2 रोटी 3 रोटी सुबह, 3 रोटी शाम को, और जो थोड़ा बहुत फल है आजकल, वैसे फल वगैरह जरूर खाना चाहिए, वो है। बस यही चीजें, और कुछ नहीं है। बाकी क्या है, आप ये है कि एकदम ना बैठो, ना ज्यादा दौड़ो। दौड़ने से तो आपके घुटने उठने सारे गड़बड़ हो जाएंगे, ये पक्की बात है। खास करके जॉगिंग वगैरह में जो लोग कहते हैं ना, वो सारे घुटनों पर असर करते हैं बजाय इसके को फायदा करने के। तो मेरा तो जी ये है। मेरे अब मैं भगवान की कृपा से मुझे घुटने का भी नहीं है, मुझे डायबिटीज भी नहीं है, मुझे ब्लड प्रेशर भी नहीं है। हाँ, मुझे एक स्टेंट जरूर पड़ा हुआ है, आज 15-16 साल हो गए हैं। चलो ठीक है, चलता है, चल रहा है, मतलब है। जी जी जी। आदरणीय ओबेरॉय साहब, अब अगला स्टेशन आ गया है तो लाइन बदल लें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बदले बदले वही कैसे। अब मैं आपकी साहित्य सेवाओं की तरफ आना चाहूंगा, हाँ जी। उसके बारे में कुछ प्रकाश डालें आप। ऐसा है कि देखो, मेरी तो रुचि बड़ी शुरू से ही रही थी पढ़ने की, बहुत पहले, क्योंकि आपको पता है कि हमारी एजुकेशन तो पहले उर्दू में हुआ करती थी। क्योंकि मैं जी पैदा हुआ हूँ, तो ये नहीं मैं कहता कि पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ, क्योंकि उस समय पाकिस्तान नहीं था जब मैं पैदा हुआ था, वो इंडिया ही था। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया तो बात वो, है। हाँ यस यस, तो वो मैं लाहौर के पास एक जगह है, वहाँ पैदा हुआ था। और 1936 में समझ कह लो आप, लास्ट में मतलब। और पाकिस्तान बना, पैदल यहाँ आ गए। फादर डॉक्टर थे, मेरे 4-5 भाई थे, बहनें थी, मतलब है कि तो करनाल में आके सेटल हुए। उसके बाद फिर मैं जब अपने पढ़ा लिखा, तो फिर वो जब आप आदमी घर से निकल के डिप्लोमा कर लिया या और कुछ कर लिया, नौकरी करने लगा, तो फिर वो घर नहीं जाता, तकरीबन साल में एक आध बार ही जाता है फिर। तो जी करनाल में भी मेरा कोई ज्यादा देर नहीं, मतलब है कि निकला, लेकिन करनाल की बड़ी याद आती है। बड़े अच्छे लोग थे, बड़े साहित्यक और लिटरेरी, और बड़ा छोटा सा एक अपने आप में खुशहाल सस्ता सा सिटी था, मतलब है कि अब भी है, बड़ा अच्छा है। तो बाकी फिर नंगल बाखड़ा का बड़ा अच्छा मेरा रहा, 4 साल, 4.5 साल का, बड़ा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा सारा। एक दुनिया देख ली वहाँ की भी कैसे कैसे क्या होता है। उसके बाद फिर रेलवे में आके तो फिर मैंने महाराष्ट्र में भी सारा बहुत, मतलब है कि देखा। अपने बम्बे बम्बे से इगतपुरी और भुसावल और जलगांव, और जो दुनिया की जगह है, पैदल घूम घूम के, मतलब है कि सारे सर्वे किए, और बड़ा वाह। यंग थे, सारा बड़ा मजा आया, मतलब सारा। हाँ, बाकी सर्वे ठीक है। करना तो बहुत ही कठिन होता है जी। सर्वे का काम कठिन होता है, और ये मैं शुरू में भी किया, और मैंने बाद में भी किया। ये शायद आपको पता होगा, 1977 में ललितपुर
और संगरौली 500 किलोमीटर की एक सर्वे का एक प्रयोजन बना के इसको मतलब है कि किया जाए सारा। तो उसमें 500 में 3 टीमें थी, तो मैंने 200 किलोमीटर किया था। ये सतना और संगरौली तक मतलब काफी लंबा चौड़ा सिलसिला है। तो बड़ा वो भी एक अपना मजा था कि जगह जगह जाके एक कैंप करना, वहां रहना और वहां सर्वे करना और सारी मतलब है कि नक्शे बक्शे बना के तो उनको भेजना सारा। बड़ा एक वो भी एक बड़ा एक अच्छा सा एक्सपीरियंस रहा मेरा, बजाय पटरियां डालना। और वो भी उसके ये अलावा था, बड़ा बहुत ही अच्छा रहा मेरा। फिर महाराजा रीवा से भी 1-2 दफा मुलाकात हुई, बड़ी अच्छी। नाम था ये उसका, क्या नाम था यार, एमपी रहे हैं वो, नाम भूल गया, मतलब हद होगी वैसे। बड़े अच्छे इंसान थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। जी उन्होंने हमें गोविंदगढ़ में पुराना महल था, वहां रहने के लिए दे दिया था, तो हम वहां रहते थे। मतलब है कि अपनी गाड़ी भी थी, सर्वे के लेबर भी थी 20-22, तो वहां रहा करते तो सारा बड़ा अच्छा रहा सारा। जी जी जी। एक सज्जन से मुलाकात हुई थी जब मैं आकाशवाणी में था। वो भी 5 क्लास कहीं पढ़े हुए थे उधर। तो वो भी आपकी तरह से इधर इंडिया में ही आ गए थे, जो बाद में बना। अ, उनको क्या है कि पुलिस वाले ढूंढते घूम रहे थे। उनसे भी मैंने भेंट वार्ता की थी रेडियो के लिए। काफी उम्र हो गई थी आपकी तरह से उनकी। तो कहते जी घर वाले डर गए भी, लड़के के पीछे पुलिस वाले क्यों घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं। कभी एक आए, कभी दो आए, कभी एक आए, कभी दो आए। लड़का कहाँ है, लड़का कहाँ है, भी पता नहीं। लड़के से पूछताछ की कि मैंने कोई गलती नहीं की, पता नहीं क्यों घूम रहे हैं, पता नहीं। फिर कोई सियाने आदमी ने कहा कि कम से कम पूछो तो सही भाई, आखिर माजरा क्या है। हम्म तब फिर मैंने पड़ोसी से पूछा कि आप बच्चे को क्यों ढूंढ रहे हैं, आप क्या गलती कर दी बच्चे ने। तो हम्म। उन्होंने कहा गलती कोई नहीं की है, ये पढ़ा लिखा है और हमने तहसीलदार बनाना है, और ये 5 पढ़ा हुआ कोई हमें मिल नहीं रहा। अच्छा, माय गुडनेस, क्या तो जमाना था। हमें तो मिल ही नहीं रहा। तो उसको तहसीलदार लगाया और पूरी उम्र वो अपनी नौकरी करके रिटायर हुआ था। तो एक बड़े अच्छे कई बार संस्मरण मिल जाते हैं। तो साहित्य विधा के अंदर आपका किस में दखल है? मैं ज्यादातर वैसे कहानियां लिखता हूँ। और मैंने उर्दू में कृषि चंद्र, ख्वाजा अहमद अब्बास और मतलब और दूसरे सारे बहुत पढ़े हैं वैसे। और इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, पंजाबी में भी काफी मतलब है कि। तो खैर वो तो पढ़ने से तो कहानियां नहीं लिखी जाती जब तक कि आप लिखने उसमें मतलब है कि कोई रुचि ना हो या कोई खास ही चीज ना हो। तो मेरी मतलब है कि 4 किताबें कहानियां की आ चुकी हैं। जी। छोटे मोटे नाम वाम भी वो तो होता रहता है, कोई मिलते रहते हैं, कभी नहीं मिलते, कभी मिलते हैं, जैसा भी है। और 2 मेरी किताबें व्यंग की आ चुकी हैं और एक मेरी आर्टिकल्स की, लेखों की आ रही है, मतलब छप रही है वो। तो अच्छा। बाकी कविता तो जब भी आदमी कुछ लिखने लगता है ना, सबसे पहले कविता लिखता है, फिर उसके बाद वार्तक में आता है। तो कविता तो सारी लिखते हैं, जिसको हाथ लगाओगे वो कहेगा सबसे पहले मैंने कविता लिखी। और ये कविता है, तो वो छपे ना छपे, मेरी नहीं छपी और मैंने अभी छपवाई भी नहीं। बाकी ये हम्म है कि कहानियां वानियां ठीक है, जैसे भी चलता है मतलब है कि। हम्म हम्म, हम्म, हम्म। आपका चेहरा ओबेराय साहब थोड़ा नीचे चला गया। कैमरे के सामने कीजिए। हाँ, अब ठीक है। अब ठीक है। नहीं, फिर हाँ नीचे जी, चला गया। कैमरे को ये थोड़ा सा सब सीधा ये कर दो आप। गड़बड़ कर रहा है वो। कोई बात नहीं, हो जाती है, हिलता रहता है कोई ना टेबल पे। तो हाँ, आप सेट करिए, मैं तब तक 2-4 नाम और आए हैं।
नारायण सिंह करडवाल जी कह रहे हैं कि विद्वान महानुभवों से रूबरू होने का बड़ा अच्छा मौका मिल रहा है। शिमेंद्र कौर जी भी देख रही हैं इस हाँ जी, कार्यक्रम को। हाँ जी, लाजपत जाखड़ जी आपको जय सिया राम बोल रहे हैं, और जय श्री पुरुषोत्तम राम, जय सिया राम। हाँ जी, और सुभाष चीनिया, सादुल सिंह सियाग, रणवीर कालवा रावसर से हैं, हनुमान प्रसाद मंगलाव, जी सुख परिहार, अर्जुन देव, हनुमान प्रसाद, पवन कुमार सिंघाटिया, जयप्रकाश और रणवीर कालवा रावसर से हैं, जयप्रकाश और राजवीर सिंह आपको देख रहे हैं, और एक नाम मदन सिंह सुड्डा का और आया है। हाँ ये जी। भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है कि माफी चाहूंगा, नमस्कार के साथ कह रहे हैं कि आपसे माफी चाहूंगा, एक मिनट, माफी चाहूंगा, आपकी पोस्ट पर हंसी मजाक कर लेते हैं, आप नाराज मत हो जाना प्लीज। हाँ प्रेम जी, बंधन करो करो। चावला और सत श्री अकाल कह रहे हैं आपको। हाँ जी, सत श्री जी। अकाल, सत श्री अकाल। हाँ जी सर। कोई रचना आपके कोई याद आ रही हो तो सुनाना पसंद तो करेंगे थोड़ा आप? सा ऐसा है, मैं वही एक एक छोटी सी रचना है व्यंग की, भूख हड़ताल। स्वागत। भूख हड़ताल उसका मैं थोड़ा सा ऐसे ही बताऊंगा कि वो गवर्नमेंट एक दफा सोचती है कि सबको ये जो मांगते हैं ना, इनको चुराहों से उठा उठू के, तो वो अपने कोई धार्मिक स्थानों में अपने बैठा देते हैं कि यहाँ बैठो आप, वहां नहीं कुछ अपने गड़बड़ करोगे, बाहर अच्छा नहीं लगता, सारा है ये है। तो वो मंगते भूख हड़ताल का, मंगते मतलब है कि सारे हड़ताल कर देते हैं सारे, कि हम कैसे करें, मुजाहरा करते हैं, कोई सुनता नहीं है, कोई कुछ भी, सारा कुछ उल्टा सीधा चलता रहता है। तो वो पुलिस भी उनको, सरकार भी उनको गिरफ्तार करके इधर उधर छोड़ देती है, उनको लेके नहीं जाते जेल में, क्योंकि वहां खाना खिलाना पड़ेगा। तो बहुत ये मंगते तंग हो जाते हैं कि करे क्या, मतलब है कि तो एक आता है वो सियासी आदमी, कोई लीडर आता है, वो कहता है देखो जी, आप लोग गलत काम कर रहे हैं, ऐसे धरने वरने से कोई नहीं होता, आप तो मतलब है कि एक हिंसा का रास्ता अपनाओ, आप भूख हड़ताल कर दो। तो वो जो मांगते हैं उसके गल पड़ जाते हैं। तो ये तो खाते पीते आदमियों का काम है भूख हड़ताल करना, हम भूखे क्या भूख हड़ताल करेंगे? ओ वाह, ओ, बड़ा तगड़ा हम कस के भूखे व्यंग क्या मारा। भूख हड़ताल करेंगे भाई? क्या बात है, क्या बात है, वास्तव में। जी। तो इस तरह का है। कहानियां तो खैर अब बड़ी लंबी होती हैं, वो तो मैं क्या बताऊंगा कैसे क्या है। हाँ, ये नहीं, जैसे ये आपने बहुत ही बेहतरीन बात कही है आपने, और इसमें बहुत गहरा व्यंग भी है और सोचनीय विचारणीय विषय भी है। इसी तरह से थोड़ा थोड़े अंश सुना दीजिए ताकि हमारे दर्शक थोड़ा आपके वाणी का आनंद ले सकें। एक कहानी है, वो आजकल की कहानी कह लो आप। एक दिन रात को, मतलब है कि लड़के लड़की की शादी होती है, वो अपने किसी रिसोर्ट में जाते हैं, एक दूसरे को जानते होते हैं वो, तो वो आपस में सारे बातचीत करते हैं कि तुम मेरे पर क्यों, मतलब है कि ऐसे वो मेरे से शादी करने को क्यों ऐसे हुआ, और ये हुआ वो हुआ, वो उसकी बात पूछता है, लड़की की, लड़कियों की, वो उसके लड़कों की बात पूछता है, और बड़े वो साइंस की, बर्ट्रैंड रसल की भी बात होती है, औरों की भी बात होती है। तो वो रिसोर्ट में 7-8 बजे पहुंचते हैं, और ये इसी तरह सारी उल्टी सीधी बातें करते 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 थे, उनको सुबह 5 बज जाते हैं। हम्म। सिर्फ हाँ, सिर्फ छोटा मोटा कभी खाना खाया, और एक दूसरे की, तुम ऐसे थे और मैं ऐसी थी, और तुम ऐसा ऐसे थे और तुम, मैं ऐसा था,
इसी तरह की उल्टी सीधी सी सारी। तो सुबह 5 बज जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक सामने नीचे मुर्गा मुर्गी के पीछे भाग रहा है। तो वो लड़की कहती है कि ये रेस कर रहे हैं। वो कहते हैं रेस नहीं कर रहे, ये कुछ इस तरह का। तब वो एकदम वो अपने वो भागती है कि सारी रात निकल गई। हम लोग तो ये आजकल का एक सिलसिला है कि जो दिमागी तौर पर पढ़े लिखे और दूसरे तीसरे हैं, उनका एक एक सिलसिला ऐसा हो गया है कि वो एक जिस चीज में बैस जाते हैं तो वो उसी में लगे रहते हैं। उनको सब कुछ भूल जाता है कि शादी हुई तो हमने यहाँ रिसोर्ट में आए हैं तो क्या करना, क्या और क्या नहीं करना। तो वो एक बड़ी एक आजकल की नई अद्भुत सी कहानी है। वैसे किसी को समझ आती है, किसी को नहीं समझ आती। हाँ, नहीं, इतनी बात आपने कही है तो लगभग हमारे दर्शक जो हैं वो बहुत ही विद्वान बुद्धिजीवी हैं, वो इतना इशारा आपका समझ गए हैं। कुछ और सुनाना पसंद करेंगे आप? सुनाना तो क्या मतलब है कि मैं वो लंबी चौड़ी कहानियां होती हैं वैसे। चलो एक थोड़ी सी एक कहानी सी है, उसका मोटा मोटा सा बताता हूँ कि हाँ, संक्षिप्तीकरण करके बता दीजिए। एक लड़का होता है, वो पहाड़ों में जाता है। तो वो सारा मतलब है कि एक पहाड़न से लव तो नहीं करता, लेकिन ठीक है कि जैसे मतलब होता है सारा कुछ इधर उधर अपने वो उसकी वो पेंटिंग बनाता है सारा कुछ। और वो जो लड़की है उसका जो बाप है उसने देना होता है अपने पैसा शाह का, जो दुकानदार होते हैं छोटे मोटे हट्टी बट्टी सी बना के रखते हैं, तो उनके पास नून तेल ही बेचते हैं। लेकिन वो ऐसा पैसा चढ़ा देते हैं आम लोगों का कि जैसे कि वो पता नहीं क्या है। वो उसकी लड़की के ऊपर अपनी नजर होती है। तो वो सारा कुछ ये होता रहता है। उस इतने देर में पाकिस्तान बनता है। तो वो लड़का जो है उसकी पेंटिंग लेके चला जाता है कि मैं थोड़ी देर में आऊंगा। तो वो कहती है कि इसने क्या आना है। चलो वो तो बात हुई, अलग हुई। वो बाद में जब आता है ना तो उसको ये पता लगता है कि वो जो लड़की है वो उस बनिए के साथ ब्याह दी गई है। तो वो उसको थोड़ा सा शक तो होता है, लेकिन वो जब जाके उसके बाप को वो पैसे देता है कि मैंने ये उसकी पेंटिंग बनाई थी, ये लो आप, मतलब है कि 1000 रुपया या 400 रुपया या 600 रुपया। तो वो कहता है कि ये मैं अब क्या करूंगा, वो तो मैंने 112 रुपये 5 आने में उसके देने थे, उसकी वजह से वो तो बिक गई। और ये वो पैसे लेके एक एक करके फाड़ फाड़ के फेंक देता है। कहता है मैंने इसको क्या करना। मतलब पेंटिंग 500 रुपए की बिकी और वो लड़की जो है वो 112 रुपये 5 आने में बिक गई। ओह माय गॉड, बड़ी गजब की कहानी है ये। पूरी पढ़ेंगे तो पता नहीं क्या हाल हो जाएगा। और कोई कविता वगैरह याद आ रही है आपको? नहीं कविता बस ऐसे ही है। अब उर्दू में कोई, उर्दू में कोई नहीं गजल? कोई अच्छा, नहीं कविता। अच्छा। आजकल कविता भी कविता ही नहीं रह गई उसमें। उसमें बस वो लोग जोड़ जोड़ के लिखते हैं। तो मैं तो खास मुझे याद भी नहीं रहता, मैं याद रखी भी नहीं। जी 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 जी। आदरणीय सरदार सुरेंद्र सिंह जी ओबेराय साहब, लाजपत जाखड़ जी कह रहे हैं कि ब्लेस्ड, हमें कह रहे हैं कि इनको आपका आशीर्वाद मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद लाजपत जी का। और ऐसी शख्सियत जो है बड़ी मुश्किल से हाथ आती हैं, और आज आपके रूबरू हैं इस रविवारीय सहज चर्चा के माध्यम से। कोई और अपने जीवन का कोई विशेष अंश जो आज की जनरेशन के लिए बहुत ही उपयुक्त बैठता हो तो वो बताएं जरा। मैं तो क्या कह
सकता हूँ, ना मैं उपदेश दे सकता हूँ, ना मुझे उसको पता है भी कैसे क्या कहना है। वो एक वैसी बड़ी बात नहीं है। बाकी ये है कि वही आदमी, वही सादी जिंदगी, सच्ची जिंदगी, वो जो एक एक मैं ये कहा करता हूँ, आजकल की जिंदगी जो है ना, बड़ी एक ऐसी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। और मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है, आधा सच, आधा सच। आधा झूठ। हाँ, आधा सच जितना खतरनाक है, आधा सच जितना खतरनाक है, उतना झूठ भी खतरनाक नहीं है। ओ। बिल्कुल, मतलब है कि ये आप सब समझ लीजिए कि आधा सच बहुत खतरनाक है, हद से ज्यादा। वो ऐसा है, मैं थोड़ा सा वैसे बताऊंगा, मतलब है कि जैसे मैं पहले महात्मा गांधी का ही लेता हूँ कि ये कहते थे कि ये थर्ड क्लास में सफर करते थे। वो उन दिनों डब्बे में 3 लकीरें होती थी, मतलब है कि थर्ड क्लास की। वो थर्ड क्लास में सफर करते थे, ये था वो था। लेकिन एक्चुअली स्पीकिंग ये था कि वो एक डब्बा पूरा 20-22 आदमियों वाला रिजर्व कराते थे। उसमें अकेले और उसके अपने टहलिए जो उसको सेवा वेवा करने वाले, वो या 1-2 सेक्रेटरी वेक्टरी जो उनके साथ है, वो रहते थे। तो ये एक भ्रम कि ये कह देना कि वो थर्ड क्लास में सफर करते थे, बड़ा है। लेकिन ये नहीं है कि वो थर्ड क्लास में सफर करते थे लेकिन पूरे डब्बे में अकेले में सफर करते थे। ये कोई बताने हम्म। वाला नहीं, ना पूछने वाला है। इसी हम्म। तरह ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज हुई थी जब जलियांवाला बाग में, जलियांवाला बाग में जब डायर ने, मतलब है कि किया, सारा कुछ किया उल्टा सीधा, तो वहां के दरबार साहब के महंत थे, उन्होंने डायर को बुला के उनको सरोपा दिया, सम्मानित किया, सारा बहुत कुछ किया। तो वो लोग आमतौर पर ये कहते हैं कि वो देखो जी, सिखों ने उस आदमी को सम्मानित किया दरबार साहब में बुला के, जिसने इतना, मतलब है कि आदमी मार दिए, जुल्म किया, या ये किया या वो किया। लेकिन उनको ये नहीं पता, आधी चीज बता दी, आधी नहीं बताई, कि उस समय जो दरबार साहब के जो महंत थे, वो अंग्रेजों के ही थे, वो दूसरे नहीं थे कोई। उसको आजाद कराने के लिए तो ये लगे हुए थे, और वो उन्हीं के आदमी थे जिन्होंने बुला के उनको किया। उसमें सिख उस महंतों को हटाने के लिए अपने वो सारा कुछ कर रहे थे, जो बाद में 1922-23 में, मतलब है कि ये फिर सारा वो हो गया सारा कुछ। लेकिन जैसे वो बात कहते हैं कि वो जी उन्होंने सम्मानित किया, तो ठीक है, सम्मानित किया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन किसने किया, ये नहीं कोई बताने को तैयार कि वो महंत ने किया, सिखों ने नहीं किया। तो ये हम्म। आधा सच जो है ना, बहुत ही गजब का, मतलब है कि एक नुकसान खतरनाक। करता है, या ऐसा है कि जिसमें सारा इतना खतरनाक है कि वो झूठ भी खतरनाक नहीं हो सकता इसमें। बहुत बारीकी से आपने बातें रखी हैं। और हाँ, बिल्कुल आपका आइडिया सही है कि ऐसी बातों के ऊपर नजर नहीं जाती। हाँ, न जाने नहीं, आपने उसमें कितना। मैं इसी के साथ उसमें एक थोड़ी सी बड़ी मजेदार एक चुटकुला सा जोड़ता हूँ। दो जी। बैठी हुई थी, अपने लेडीज बैठी हुई, तो उसने कहा कि अच्छा, तुम दिल्ली जा रही हो या लाहौर जा रही हो, तो ये मेरे लिए ना अपने ये सूट वूट लेते आना, कुछ भी जो भी है, जो भी है। ठीक है, वो सूट ले आई, पैसे भी दे दिए, सारा कुछ हो गया। तो वो जब इकट्ठे बैठते हैं तो वो कहती है कि ये आपने जो सूट पहना वही है ना जो मैंने आपको दिया था दिल्ली से लाके, पैसे तो दे दिए हैं। लेकिन वो अब क्या क्या कहेगी कि मैंने पैसे दे दिए हैं, कुछ नहीं कह सकती।
तो ये आधा झूठ जो है ना, ये आधा सच आधा, वो एक बड़ा खतरनाक है। मैं वही बात बार बार कहता हूँ। नहीं, ये बहुत आपकी पकड़ अच्छी है ये। अक्सर नहीं ध्यान जाता लोगों का। जाता भी है तो लेकिन वो इतना ध्यान करते नहीं है। और फिर कहने की बात है ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। आपने एक ये नई सोच हमारे दर्शकों को दी है कि किसी भी विषय को, घटना एक को एक और चीज अकेला मैं नहीं मानना। जी, एक और चीज मैं थोड़ी सी बताना चाहूंगा वैसे, स्वागत है। मातृभाषा के बारे में। मातृभाषा के बारे में बड़ी चीज है कि मातृभाषा इतनी है, ये है वो है, दुनिया भर का सारा उल्टा सीधा लोग बोलते रहते हैं। अब मैं बताऊं कि वो बेचारा कामराज, जब ये नेहरू जी की डेथ हुई तो उस समय ये हुआ कि कामराज जी सारा कुछ था कि कामराज ये कहे कि फलाने को बनाना है, फलाने को बनाना है, तो किसी ने कहा कामराज को तुम क्यों नहीं बन जाते। वो कहने लगा कि मेरे पास सिर्फ तमिल है, मैं तमिल बोल सकता हूँ, मैं हिंदी नहीं बोल सकता। हम्म। इस वजह से वो रह गया। मतलब आपकी मातृभाषा किस काम आई हम्म। कि वो प्राइम मिनिस्टर बनते बनते रह गया, इस वजह से कि वो क्योंकि तमिल जानता है, वो हिंदी नहीं जानता। और अच्छा। इधर मैं थोड़ी सी और बात बताऊं, मनमोहन सिंह जी को पंजाबी आती थी, ये नहीं, लेकिन वो बहुत अच्छी तरह नहीं पढ़ सकते थे। तो एक केरला का नायर करके उनका सेक्रेटरी था, वो पंजाबी में जब चिट्ठी आती थी तो वो पढ़ के उनको सुनाता था। वो केरला का नायर मनमोहन सिंह को पंजाबी पढ़ के सुना रहा है क्योंकि वो अच्छी तरह उनका अभ्यास नहीं था पढ़ने का। तो ये अजीब अजीब तरीके हैं, अजीब अजीब सिलसिले हैं, कुछ होते रहते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या है। मतलब देखो, चलो खैर। नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने। ये भाषा के बारे में भी काफी रोला रप्पा चलता रहता है। और अपने अपने ढंग से सब कहते ही हैं। बहुत सारी नई नई बातें आपसे रूबरू होके हमें मालूम चली हैं। कोई विशेष बात जो आपके दिल में कहीं छिपी मैं हुई हो, अभी नहीं सारे मेरे कहेंगे? ख्याल ज्यादा आप लोग जुड़े हुए हैं मेरे ख्याल राजस्थान से। जी। हाँ, राजस्थान से। अब मैं एक थोड़ी सी और बात कहता हूँ कि राजस्थान की बोली, अगर आप ये कहें कि ये हिंदी है तो हिंदी तो नहीं है, ये तो राजस्थानी है, बागड़ी है, या जो भी कह लो। बागड़ी तो थोड़ा सा अलग इलाका, थोड़ा सा ही पड़ता है, ज्यादा कुछ ज्यादा नहीं पड़ता। इसकी मैं समझता हूँ कि और 50-100 साल में ये भाषा खत्म हो जाएगी। अच्छा। आप 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 जब हिंदी लिखने लगेंगे और आपके घरों में भी हिंदी बोलनी शुरू होगी, वो जो शुद्ध भाषा है वहां की वो नहीं बोलते होंगे, और वो जब लिखत में नहीं रहेगी तो आगे आगे कहाँ तक जाएगी ये, कितनी जनरेशन तक जाएगी ये। हम्म। आपके लिपि नहीं है अलग से, आप हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में भी आप हिंदी लिखते हैं बागड़ी, या वो अपनी राजस्थानी भाषा नहीं लिखते, थोड़ी सी घर में बोलते हैं, वो 2 4 6 अपने जनरेशन चलेगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी। फिर वो एक सेंट्रल सी हिंदी आ जाएगी जो है। तो ये इसी तरह ये यहाँ हो रहा है, इसी तरह हरियाणा में हो रहा है, इसी तरह हिमाचल में हो रहा है। ये सारी अपनी अपनी बोलियां जो है ना, जो पहाड़ी और हरियाणी, ये सारी भूल जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। क्या हाँ, जैसे इंग्लिश आ गई धीरे धीरे चलते इंग्लिश चलते। तो खैर वो उसको तो कोई मार ही नहीं ना सकता, उसको हाँ, तो हिंदी कोई उसको उसका उसका नाम तो ही कोई नहीं। उसका उसका तो कोई बदल ही नहीं है, मतलब कुछ नहीं है उसका बदल, क्योंकि उसके बिना आप 1 मिनट नहीं चल सकते, आप चल ही नहीं सकते। ठीक है कि अब आप अपना हाँ, छोटा मोटा घर का इधर उधर का काम करना है, कोई नौकरी वोकरी नहीं करनी तो चलते रहो, ठीक है, बड़ा अच्छा है, सारा कुछ है, लेकिन उसमें हिंद भावता भी लोगों को आ जाती है, सारा कुछ है। और बाकी ये है कि इंग्लिश तो आपका, अगर आज इंडिया है
मैं एक बात बता दूं, आज अगर इंडिया है चाइना से ऊपर IT वगैरह में, तो इसी वजह से है कि हम शुरू से इंग्लिश पढ़ते आ रहे और वो नहीं पढ़ते थे। हमारे लोगों को इंग्लिश तो कोई ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है पढ़ने में, मतलब है कि शुरू से पढ़ते आ रहे थे, तो वो इसीलिए सारे वर्ल्ड में छाए हुए हैं, क्योंकि वो उनको फर्क ही नहीं पड़ता, कनाडा चले जाए, अमेरिका चले जाए, इंग्लैंड चले जाए, ऑस्ट्रेलिया चले जाए, जहां मर्जी चले जाए, क्योंकि उनको इतनी इंग्लिश आती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और गई, बहुत अच्छी बात कही आपने। गई मातृभाषा भी गई, हिंदी भी गई, सारा कुछ गया, इंग्लिश रह जाएगी। और जो इंग्लिश पढ़ जाता है वो, उसको क्या फर्क पड़ता है कि मुझे हिंदी आती है या मैं अपने जड़ों से जुड़ा हुआ हूँ या नहीं जुड़ा हुआ हूँ, अपने करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, बस ठीक है, एक साल में। ये बात भी आपकी ठीक है, विचारणीय बात है ये। और जितने भी भाषाविद हैं उनके लिए भी आपने एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है जी। ठीक है। हाँ जी, आपका क्या आदेश है? बस जैसा कहो। अच्छा, आशीर्वाद बनाए रखें बच्चों पर। थैंक और यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने का। आपका मैं बहुत ही आभारी हूँ कि आपने नहीं, हमारी क्या, ठीक है, मेरा टाइम था, मेरे पास आपके साथ मुलाकात हो गई, लोगों के साथ मुलाकात हो गई, बड़े अच्छे अच्छे सुनने वाले हो गए, उनसे मुलाकात हो गई, ठीक, अच्छा। वो तो एक वो चुटकुला मैं आपको सुना दूं, आप जानते ही हैं कि बापू रिटायर हो गया, आगे जी बढ़िया हो गया। हाँ, ठीक है ना, क्या बापू बेले ही है सब्जी ले आ, बापू हाँ। बेले ही है न्याणिਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਛੱਡਿਆ, ਬਾਪੂ बेले ही है न्याणिਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਲਿਆ, ਬਾਪੂ बेले ही है ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਆ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो बापू सारा दिन बेले ही है। हाँ, वो जैसे पहले घरों में होते थे ना छोटू, तो वो जब बूढ़ा हो जाता है तो वो छोटू बन जाता है वो। ठीक है, चलो। ठीक है जी, बहुत ही अच्छा है और आपके साथ बात करके बड़ा आनंद आया। और बाकी के जो हमारे उम्र के जो आंकड़े बचे हैं, जैसे कि आपने कहा है, उनको भी हम अच्छा सा जी लेंगे, हंसते खेलते जी बिल्कुल जी लेंगे। लेंगे, बिल्कुल जी और लेंगे। जितने लोगों ने भी सुना है देखा है उनके सबके आभार और नमस्ते आप तक पहुंचा दिए हैं। लालगिरी जी गोस्वामी रघुनाथपुरा से जुड़े हैं, और पूर्ण सिंह धंजू और लालगिरी गोस्वामी, रमेश जी मेघवाल जर्नलिस्ट हैं आप अच्छा, गड़साना में, हाँ जी। लाजपत जाखड़ जी जुड़े हैं, और श्याम मिड्ढा जी जुड़े हैं, पूर्ण सिंह धंजू, मलकीत सिंह वरवाल, आप सिरसा हरियाणा से हैं, रानिया से, विद अच्छा, अच्छा, फैमिली, वरवाल फैमिली। और लाजपत जाखड़ जी ने कहा कि जी हम अपने आप को बड़ा सम्मानित महसूस कर रहे हैं, ब्लेस्ड, आशीर्वाद मिला है इनको सबको। और हमारे सारे दर्शकों को आपने आकर के बहुत ही अनमोल बातों से परिचय करवाया और दर्शन दिए, आशीर्वाद दिया, और बहुत अच्छी मार्गदर्शन दिया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, और सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि इतना अनमोल कार्यक्रम है, अनमोल व्यक्तित्व और कृतित्व का, इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, मेरी फेसबुक वाल पे तो लाइव देख ही लिया आपने, और ओबेराय जी की वाल पे भी आपने देख ही लिया, अभी मैं सारे शेयर कर दूंगा। कू ऐप के ऊपर भी देख सकते हैं, ट्विटर पे भी देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं, और भी मैंने कई जगह शेयर किया है। और आप सब लोग इसको शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इतने अनमोल विचारों का लाभ उठा करके अपने जीवन को स्वस्थ जीवन के रूप में बदल के जी सकें। नमस्कार। नमस्कार।